हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी लेखपाल दोस्त में। आशा करता हूँ आपको पिछली क्लास मेरी अच्छी लगी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पिछली क्लास में मैंने भूमि परमाइश क्या होता है उसके बारे में बताया था, बीघा क्या है, एकड़ क्या है, उन सभी के बारे में मैंने बताया था। तो आज हम अपनी क्लास में चकबंदी और चकबंदी लेखपाल के बारे में जानेंगे। चकबंदी क्या होता है? चकबंदी जैसे कि कोई खेत होता है या तब कोई भूमि हो गई कोई बड़ी सी, उनके जो छोटे छोटे टुकड़ों में चकों को विभाजित किया जाता है ना, उन सभी को हम इकट्ठा करते हैं जिससे किसानों को कृषि कार्य करने में सुविधा हो और वो उस पर ज्यादा से ज्यादा कृषि कर सकें। तो ये इसी को ही हम चकबंदी बोलते हैं। और चकबंदी लेखपाल क्या है? चकबंदी लेखपाल में जो ये क्षेत्र की चकबंदी की प्रक्रिया चलती है, तो उसमें चकबंदी लेखपाल देखभाल करता है, जिससे चकबंदी के माध्यम से गांव के लिए जो आबादी भूमि है उसको निकाला जाता है। तो आइए आज पढ़ते हैं आगे चकबंदी क्या है। चकबंदी क्या है? चकबंदी उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ सन 1954 में मुजफ्फरनगर जिले में कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले में मुसाफिर खाना तहसील में इस योजना का प्रारंभ हुआ था। इस योजना को सफलता मिलने के पश्चात चकबंदी योजना को सन 1958 में पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया था। चकबंदी योजना के संचालन के लिए चकबंदी आयुक्त के अधीन एक विभाग का गठन किया गया। चकबंदी विभाग है वो राजस्व विभाग के ही अंतर्गत आता है। अब क्या हुआ, जिला स्तर पर चकबंदी प्रक्रिया के लिए इन्होंने अधिकारी बनाए। किस तरीके से बनाए? सबसे पहले जिला उप संचालक चकबंदी, इसके बाद सहायक संचालक चकबंदी, इसके बाद बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, इसके बाद सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, इसके बाद कानून गो चकबंदी, इसके बाद लेखपाल चकबंदी, मीन चकबंदी लेखपाल। इन सभी को नियुक्त किया गया कार्य के लिए। इसके बाद में हम आगे आते हैं चकबंदी लेखपाल क्या होता है। जब कोई क्षेत्र है उसमें चकबंदी की प्रक्रिया चलती है, तो चकबंदी लेखपाल का काम उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। चकबंदी के माध्यम से जो गांव के लिए आबादी भूमि होती है ना, उसको निकाल लिया जाता है। उसके माध्यम से किसानों की जो छोटे छोटे चकों में बटी हुई भूमि होती है उसको एक जगह पर इकट्ठा करा जाता है, जिससे किसानों को कृषि करने में सुविधा हो और वो अधिक से अधिक कृषि कर सकें। जैसे कि कोई ये क्षेत्र है, यहाँ पे किसी किसान का यहाँ पर है खेत, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरीके से टुकड़ों में चक ये छोटे छोटे बटे हुए होते हैं। तो उनको एक जगह पर एकत्रित कर लिया जाता है। उसके बाद में कृषि कार्य करने की सुविधा जो होती है उसमें अच्छी हो जाती है और यहाँ पर अधिक से अधिक लोग कृषि कर सकते हैं। चकबंदी कराने के पश्चात में क्या होता है, ये वैज्ञानिक ढंग से खेती की जा सकती है। ये बहुत अच्छा लाभ है चकबंदी का। सिंचाई भी अच्छे प्रकार से हो जाती है। अब आते हैं चकबंदी कितने प्रकार की होती है। चकबंदी मेनली दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक चकबंदी, ऐच्छिक चकबंदी और अनिवार्य चकबंदी। ऐच्छिक का मतलब है स्वयं इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा। ऐच्छिक है, ऐच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार। तो इसलिए ऐच्छिक चकबंदी में क्या होता था, यदि किसान अपनी इच्छा से चकबंदी कराने के लिए तैयार हो जाए तो इसे ऐच्छिक चकबंदी कहते हैं। अनिवार्य चकबंदी में क्या होता था? अनिवार्य चकबंदी में अनिवार्य मतलब ये तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। अनिवार्य चकबंदी में कानून द्वारा जब चकबंदी अनिवार्य रूप से की जाती है तो उसी को ही हम अनिवार्य चकबंदी कहते हैं। अनिवार्य चकबंदी को हमने दो भागों में विभाजित किया। नंबर 1 आंशिक अनिवार्यता, नंबर 2 पूर्ण अनिवार्यता।
आंशिक अनिवार्यता में क्या होता है, गांव के जो अधिक से अधिक लोग चकबंदी को तैयार हो जाते हैं तो बाकी लोगों को कुछ कानून के अनुसार चकबंदी जरूर करानी पड़ती है। जैसे कि मान लो किसी गांव में 75% लोग तैयार हो गए, तो 25% जो लोग होंगे ना, उन लोगों को कानून द्वारा चकबंदी करानी ही पड़ेगी। कानून के द्वारा कानूनी कार्रवाई करके उन पर चकबंदी उनसे करवा ली जाएगी। अब आते हैं पूर्ण चकबंदी, पूर्ण अनिवार्यता। पूर्ण अनिवार्यता क्या है? कंप्लीट कंपल्सन। इसमें क्या होता है, इसमें कानून है बनाकर सरकार अपनी ओर से अनिवार्य चकबंदी करती है। इसमें कानून बनाया जाता है, कानून बनाकर सरकार अनिवार्य चकबंदी करती है इसमें। अब आते हैं इसको ऐच्छिक चकबंदी। ऐच्छिक चकबंदी में क्या, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, किसान अपनी इच्छा से चकबंदी कराने को तैयार हो जाए तो उसको हम चकबंदी, ऐच्छिक चकबंदी कहते हैं। इस ढंग से चकबंदी करने का जो प्रयत्न है वो भारत में सबसे पहले सरकारी समितियों द्वारा पंजाब में 1921 में किया गया, और यह तरीका सबसे अच्छा है चकबंदी करने का। इसमें किसी पर दबाव नहीं डाला जाता है, चकबंदी समिति के काम से किसी का झगड़ा नहीं होता है, परंतु ऐच्छिक चकबंदी में जो प्रगति होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है। इसका मेन कारण ये है, गांव में जो जमींदार होते हैं वो कठिनाइयां पैदा करते हैं। गांव में जो जमींदार रहते हैं, जमींदार, वो चकबंदी करने में कठिनाइयां पैदा करते हैं। कई बार चकबंदी इसलिए नहीं की जाती है, कुछ हठी व्यक्ति, मतलब हठी व्यक्ति योजना का जो है वो विरोध करते हैं, इसलिए ऐच्छिक चकबंदी में प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है। इसीलिए ऐच्छिक चकबंदी का काम है वो बहुत धीरे धीरे होता है। अब आ जाते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश तथा बंगाल में ऐच्छिक चकबंदी कराने के संबंध में नियम ही बना दिए गए। अब ये कानूनी नियम के अनुसार गुजरात में, मध्य प्रदेश और बंगाल में ऐच्छिक चकबंदी कानूनी नियम के अनुसार कराई जाती है। अब आते हैं अनिवार्य चकबंदी। अनिवार्य चकबंदी में जैसा कि मैंने पहले बताया, कानून द्वारा जब चकबंदी अनिवार्य रूप से की जाती है तो हम उसे अनिवार्य चकबंदी कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, आंशिक अनिवार्यता, पूर्ण अनिवार्यता। आंशिक अनिवार्यता में क्या होता है, इसके अनुसार यदि गांव के ज्यादा से ज्यादा लोग चकबंदी के लिए तैयार हो जाएं तो बाकी लोगों को भी कानून के अनुसार चकबंदी जरूर करानी पड़ती है। इसका कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश में 1923 में पास हुआ था। पंजाब में इसी प्रकार का कानून 1936 में पास हुआ था। इसके अनुसार यदि किसी गांव के किसान के पास, जिनके पास 75% भूमि है, चकबंदी के लिए अगर वो तैयार हो जाएं तो बाकी के जो 25% किसान जो बचे उनको भी चकबंदी के लिए तैयार होना पड़ता था। अब आते हैं हम पूर्ण अनिवार्यता पे। पूर्ण अनिवार्यता में इसमें क्या था, कानून बनाकर सरकार अपनी ओर से ही अनिवार्य चकबंदी कराती थी। इसका सबसे पहला जो कानून था वो 1947 में पास किया गया। पंजाब में यह कानून 1948 में पास कर दिया गया। अब तो कई राज्यों में यह कानून पास कर दिया गया है। इसमें चकबंदी के लिए किसानों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये अपने कानून से जो नियम है उसके अनिवार्य चकबंदी करा सकते हैं। अब आ जाते हैं चकबंदी में जो समस्याएं आती हैं, ये बहुत बड़ा रीजन है। चकबंदी में जो समस्याएं आती है, नंबर 1 रिकॉर्ड की कमी, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, किसानों द्वारा विरोध, भूमि की कीमतों में अंतर। रिकॉर्ड की कमी जैसे कि बहुत से जो क्षेत्र होते हैं भूमि के अधिकार से संबंधित, उसके रिकॉर्ड ही नहीं पाए जाते हैं। फिर प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी,
चकबंदी का काम एक टेक्निकल मतलब तकनीकी काम है ये। इसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है और भारत में ऐसे लोगों की बहुत ही कमी है। अब आ जाते हैं किसानों द्वारा विरोध। भारत का जो किसान है वो रूढ़िवादी है, वह अपने मतलब इमोशनली है बहुत, वो अपने पूर्वजों की जमीन को छोड़ना नहीं चाहता। बड़े और धनी किसान हैं जिनके पास उपजाऊ भूमि के अधिक भाग होते हैं, वे चकबंदी का बहुत विरोध करते हैं। भूमि की कीमतों में अंतर भूमि की कीमतों में अंतर होता है। चकबंदी की एक मुख्य कठिनाई है गांव की जो भूमि है उनकी कीमतों में पाया जाने वाला अंतर। यह अंतर क्या होता है, मेन रूप से सिंचाई की सुविधा में अंतर के कारण इससे किसान है अधिक मूल्य वाली भूमि के बदले कम मूल्य वाली भूमि लेने को तैयार नहीं होते हैं। इसका एक दो तीन और भी है, जैसे कि खर्चा जो होता है चकबंदी में, चकबंदी करने पर खर्चा आता है। कुछ राज्यों में, जो कुछ राज्य हैं उनमें, बहुत से राज्यों में चकबंदी करने का फीस लिया जाता है, फीस लेते हैं वहां पर। इस चक्कर में चकबंदी बहुत से लोग नहीं कराते हैं। और इंडिया में भ्रष्टाचार, चकबंदी से जुड़े हुए करप्शन, जो करप्शन इंडिया का है वो तो बहुत ही बेकार है। उस चक्कर में जो चकबंदी से जुड़े लोग होते हैं, कर्मचारी हो गए, उन भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के लिए चकबंदी की कठिनाइयों को और बढ़ा दिया गया है। उनके कारण बहुत सी कठिनाइयां आती हैं चकबंदी करने में। अब आते हैं चकबंदी के लाभ क्या क्या हैं। भारत में किसानों के लिए चकबंदी के लाभ बहुत हैं। यदि कोई तराजू ले लो, उसके एक पलड़े में ग्राम सुधार को रखो और एक पलड़े में चकबंदी के लाभ रखो, तो जो चकबंदी का लाभ वाला पलड़ा होगा वो ज्यादा भारी होगा। उस प्रकार चकबंदी के बहुत से लाभ हैं। मेन लाभ क्या क्या हैं? चकबंदी कराने के बाद वैज्ञानिक ढंग से खेती की जा सकती है। वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के बाद में उपजाऊ भी बहुत अच्छी होती है, तथा एक खेत से दूसरे खेत में जाने में जो समय, मेहनत और रुपया खर्च होता है वो भी बच जाता है, क्योंकि हम भाई एक ही जगह पर जो छोटे छोटे चक होते हैं उनको जाने में, वहां तक जाने में समय बर्बाद होता है। अब वो एक ही जगह पर रहेंगे तो उससे समय भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी और रुपया तो बचेगा ही बचेगा। किसान को जो अपनी भूमि की उन्नति के लिए कुछ रुपया खर्च करने का जो साहस है वो भी बढ़ जाता है उससे, क्योंकि भाई 4 जगह पे ज़मीन है, छोटा-छोटा ज़मीन पे अलग-अलग अनाज उगाएगा, उसके लिए पैसा ज़्यादा लगेगा। इसलिए एक जगह पर हो गया तो उससे किसान का है जो मनोबल है वो भी बढ़ जाता है भूमि की उन्नति के लिए, इसलिए खर्च करने का साहस भी बढ़ जाता है। चकबंदी के कारण जो खेत की मेड़ होती है, मुंडेर मतलब मेड़ बनाने के लिए जो भूमि है उसको बेकार नहीं करना पड़ता है। इसके बाद में सिंचाई है वो भी अच्छी प्रकार से की जाती है, तथा नई प्रकार की, इसमें और लाभ क्या क्या हैं? नई प्रकार की खेती, नई प्रकार की खेती है, उसको करने में खर्च भी कम आता है और आय भी बढ़ जाती है। आय है हमारी, इनकम वो भी बढ़ जाती है। गांव में मुकदमेबाजी भी है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद में चकबंदी के बाद जो फालतू भूमि निकलती है उसमें बगीचे, जो फालतू भूमि निकलती है उसमें बगीचे हो गए, स्कूल हो गए, बगीचे हो गए, स्कूल हो गए, पंचायत घर हो गया, सड़कें हैं, खेल के मैदान हैं, वो सब बना दिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ आज की क्लास है वो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। आज की क्लास पसंद आई हो उसके लिए आप सभी लोग
वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करें और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।